नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं सबसे पहले तो आपको जन्म की तारीख बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान, जन्म पंचांग से आपको अवगत करा देता हूं। आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए ताकि हम मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन कर सकें। जन्म की तारीख है 2 नवंबर 1994 और जन्म का समय है रात्रि 7:45। जन्म का स्थान जामखेड़, महाराष्ट्र। मैं जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कीजिए। बुधवार के दिन इन्होंने जन्म लिया, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। चित्रा नक्षत्र के तृतीय चरण का इनका जन्म है। शूद्र वर्ण, राक्षसगण, तुला राशि, ये वायु तत्व की राशि है और शुक्र इस राशि के राशिश होते हैं। आइए जन्म कुंडली की ओर चलते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली, राशि इनकी तुला, लग्नपति जाकर के कुंडली के षष्ठ में बैठे हुए हैं, स्वगृही हैं। तो वही इनकी कुंडली में अगर आप सबसे पहले तो ग्रहों की स्थितियों को एक नज़र पहले देख लीजिए ताकि आप इस जन्म कुंडली को भली भांति समझ सकें। तो लग्नेश का जाकर के जन्म कुंडली के षष्ठ में बैठना, स्वगृही, सामान्यतः ये देखा जाए तो इनको षष्ठ का दोष तो नहीं लगेगा क्योंकि स्वगृही हैं, सो यहां अवयोग भी नहीं माना जाएगा। परंतु कुछ और भी चीजें हैं जिसे हमें समझना है। इस कुंडली में बुध को आप देख रहे हैं, बुध जो कि पंचमेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं 28 अंश 3 कला के साथ। वैसे देखा जाए तो ये मृत अवस्था में है, परंतु नवमांश में भी कन्या राशि में होने के कारण यानी स्वराशि में होने के कारण है ये वर्गोत्तमी। वहीं मंगल की स्थिति को देखिए, मंगल जन्मांक में आपको 21 अंश 23 कला के साथ आश्लेषा नक्षत्र में ये बुध का नक्षत्र, और यहां बुध को देखिए चित्रा नक्षत्र, बुध और मंगल ने आपस में नक्षत्र परिवर्तन किया हुआ है। तो मंगल यहां पर नीच राशि में नवमांश में ये मंगल उच्च के हैं। केतु को आप कुंडली के 12वें भाव में देख रहे हैं और इस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो षडबल में सबसे बली है, परंतु ये शतभिखा नक्षत्र, राहु का नक्षत्र है। जन्म कुंडली के 10वें में शनिदेव वक्र अवस्था में अत्यंत बली होकर के 11 अंश 55 कला के साथ इस पूरी कुंडली का सर्वे सर्वाग्रह शनि, यानी ये पूरी कुंडली आप एक लाइन में कह सकते हैं शनि प्रभावित कुंडली है। शनिदेव का कुंडली के 10वें में होना। अब गौर करिए कि इस कुंडली में बाकी के जो सभी ग्रह बैठे हैं, 5 ग्रह, कौन कौन? तो चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, राहु और गुरु, ये 5 ग्रह कुंडली के षष्ठ में, ये शनि के साथ नवम पंचम योग में और मंगल के साथ केंद्र का संबंध बना रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि जब भी कोई ग्रह किसी भाव से या ग्रह से दशमस्थ होता है तो दृष्टि हो वा न हो, वो ग्रह, वो दोनों ग्रह, भाव है तो भाव को और ग्रह है तो वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं। जैसे यहां शनि लग्न से दशमस्थ हैं, शनि की दृष्टि लग्न पर नहीं है पर इसके बावजूद शनि लग्न को प्रभावित करेंगे। वैसे ही देखा जाए तो मंगल इन सभी ग्रहों से दशमस्थ हैं और मंगल और इन सभी ग्रहों का दशम का चौथे 10वें का संबंध बन रहा है। तो ये सभी ग्रह मंगल को और मंगल इन ग्रहों को प्रभावित करेंगे। पुरुषार्थ, कौन है मंगल? उत्साह। पर अगर आप इनकी कुंडली में थोड़ा गहराई में जाकर के देखें तो इनका जन्म कितने बजे का है? रात्रि 7:45, यानी ये वो समय होता है जहां सूर्यास्त हो चुका होता है। सूर्य सप्तम में पश्चिम दिशा और पश्चिम से भी अब आगे बढ़ गए हैं, रात्रिकालीन ये कुंडली है। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि ये वो समय होता है जहां सूर्य अब अपनी कमजोर स्थिति में होते हैं। और आपको अब मैं बता दूं कि इस जन्म कुंडली का आप सर्वाधिक कमजोर ग्रह कह सकते हैं सूर्य को। सूर्य और गुरु
ये दोनों के दोनों ग्रह सर्वाधिक कमजोर अवस्था में षडबल में इस कुंडली में आपको दिखाई पड़ेंगे। अब हम इनकी कुंडली की सीधा इनका मैं विश्लेषण करूं, मैं इनके कुछ प्रश्न हैं, मैं इनके प्रश्नों को भी साथ साथ ले लेता हूं ताकि इनकी कुंडली का हम विश्लेषण भी कर सकें और इनके प्रश्नों का हम जवाब भी दे सकें। देखिए, पहले प्रश्न में ही इन्होंने पूछा है कि छठे घर में जो ग्रह बैठे हैं उनकी डिग्री के अनुसार, उनकी शुभ अशुभ और युति के अनुसार का फल जानना चाहते हैं ये। प्रिय दर्शकों, इस पूरी कुंडली के षष्ठ भाव पर नजर डालिए। जन्म कुंडली का जो षष्ठ भाव होता है ये आप जानते हैं रोग, रिपु और ऋण का होता है। सामान्य शब्दों में कहूं तो यह हमारे जीवन के लिए तो सर्वथा त्याज्य है। कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में रोग और रिपु और ऋण की स्थिति बरकरार रहे। तो सामान्य शब्दों में तो हम इस भाव से पूरी तरह से दूर ही रहना पसंद करेंगे। परंतु जन्म कुंडली का जो षष्ठ भाव है वो प्रतियोगिता का भाव भी है, जोखिम लेने वाला भाव यही है जन्म कुंडली का षष्ठ भाव। अब यहां गौर करिए तो लग्नेश जाकर के कुंडली के षष्ठ में बैठे हुए हैं। ये जातक राक्षस गण का, तो राक्षस गण का होने के चलते एक बात तो तय है कि ये जातक अपने जीवन काल में जितना जोखिम ले, जितना संघर्ष करे, इसको सफलता मिलेगी। अब इन्होंने योग के बारे में पूछा है। अब यहां गौर करिए तो योग की यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले तो ये एक दुर्योग की स्थिति है। चंद्रमा बिल्कुल किस स्थिति में? चतुर्दशी का चंद्रमा है। अच्छा, एक चीज यहां गौर करिएगा, अगर चंद्रमा चतुर्दशी का होकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं तो षष्ठ भाव के दृष्टिकोण से ठीक है, क्योंकि रोग, रिपु और ऋण, इसके लिए अगर कुंडली के षष्ठ भाव में पापक ग्रह होते तो अच्छा माना जाएगा। चंद्रमा यहां पापक ग्रह बने हुए अच्छा है, परंतु चंद्रमा मन का कारक है, यह बात कभी नहीं भूलना। और मन का कारक बनकर के अगर जन्म कुंडली में पीड़ित अवस्था में या पाप अवस्था में बैठा हो तो जातक के मन को बहुत अशांत करेगा। सूर्य कमजोर हुए हैं। अब अगर हम देखें तो चंद्रमा को रात्रि का बल तो मिल रहा है, क्योंकि रात्रि का जैसे ही समय प्रारंभ हुआ वैसे ही चंद्रमा को बल प्राप्त होगा। लेकिन समस्या यह है कि चंद्रमा कैसा है? तो पक्ष बल से कमजोर। चंद्रमा को पक्ष बल प्राप्त नहीं हो रहा है। और ऊपर से सूर्य की स्थिति को यदि आप देखें तो सूर्य कुंडली में सप्तम भाव से आगे बढ़ चुके हैं। रात्रिकालीन ये कुंडली हुई जहां पर जातक के आत्मविश्वास में ये कमी की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। अब योग की यदि हम चर्चा करें तो साधारण शब्दों में कहें तो यदि हम लग्नेश को बली मानते हैं, जो कि स्वगृही है, तो बली ही माना जाएगा, लग्नेश को कमजोर नहीं। तो उस अवस्था में अगर आप देखें तो देवगुरु बृहस्पति यहां पर विपरीत राजयोग में माने जाएंगे। अब यहीं पर आप राहु और गुरु की स्थिति को देखिए। मैं यहां पर ग्रहों की स्थिति से पहले आपको एक बार बता देता हूं कि कैसी स्थिति है ग्रहों की। तो वो आप देखिए, चंद्रमा 2 अंश पर है, सूर्य 16 अंश पर, और चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में। मंगल नौमांश में उच्च के हैं परंतु जन्मांक में नीच के। सूर्य की स्थिति को देखें तो इस स्वाति नक्षत्र में और शुक्र भी स्वाति नक्षत्र में, ये दोनों के दोनों ग्रह 16 अंश पर बैठे हुए हैं। यहां पर शुक्र अस्त है। मैंने बताया है अपने कार्यक्रमों में कि शुक्र और शनि, बुध, ये तीनों ग्रह ऐसे हैं कि अस्त होने के बावजूद इनके प्रभाव में ऐसी कोई विशेष कमी नहीं आती है। अब यहां पर अगर देखें तो सूर्य और शुक्र एकदम से एक ही नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में, और राहु गुरु विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब गौर करिए तो इनकी कुंडली में 21 अंश पर राहु और गुरु जो है वह 28 अंश पर मृत अवस्था में। चलित जाकर के जब आप देखते हैं तो चलित में सभी ग्रह यथावत फल दे रहे हैं। अब यहां पर मैं, जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम विपरीत राजयोग मान भी लें गुरु का, क्योंकि लग्नेश स्वगृही हैं, तब भी गुरु के पास कोई खासा बल नहीं है, सो यहां पर योग की स्थिति नहीं कही जाएगी। अब इन्होंने आगे पूछा है कि क्या पितृदोष, चांडाल दोष और ग्रहण दोष उपस्थित है? यदि हां तो इनके उपाय बताएं। देखिए, इस कुंडली में यदि देखा जाए तो 16 अंश पर सूर्य हैं और 21 अंश पर राहु, तो ये सूर्य ग्रहण योग तो माना जाएगा, परंतु चंद्रमा के साथ ग्रहण की स्थिति नहीं मानी जाएगी। चंद्रमा अमावस्या के करीब वाला ही कमजोर चंद्रमा माना जाएगा, क्योंकि राहु से अगर देखें तो चंद्रमा की दूरी काफी है। राहु 21 अंश पर है और चंद्रमा 2 अंश पर, यानी 19 अंश की दूरी है। हालांकि ज्योतिष का एक रूल कहता है कि जब भी कोई शीघ्र गति वाला ग्रह स्थिर गति वाले ग्रह की ओर बढ़ रहा हो और उससे दुर्योग का निर्माण हो रहा हो तो वो दुर्योग मान्य होगा। जैसे चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा और राहु के बीच अभी आपको 19 अंश की दूरी दिखाई पड़ रही है। जन्म इनका रात्रि 9 बजे का है, ठीक अभी से 10 घंटे के बाद चंद्रमा की स्थिति कहां की होगी, यानी दुर्योग निर्मित हो जाता है, मान्य होगा। मानसिक अशांति की स्थिति तो वैसे ही है यहां पर। बाकी रही बात, सूर्य यदि चंद्रमा और सूर्य इत्यादि पीड़ित हो तो इसको पितृदोष के रूप में भी देखा जाता है जीवन काल में। खैर, इसके उपाय पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब इन्होंने आगे पूछा है कि कौन से राजयोग बन रहे हैं, इनको राजयोग कहें या दुर्योग, नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, छठे घर में सूर्य और गुरु हैं राहु के साथ, इनको राजयोग कहें या दुर्योग। देखिए, इस कुंडली को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। राजयोग और दुर्योग के बेस पर आप इस कुंडली को अगर समझेंगे तो शायद आप इस कुंडली को कभी नहीं समझ पाएंगे।
आपकी कुंडली थोड़ा समझने वाली है, मैं समझा देता हूं। इनके कुछ और प्रश्न ऐसे हैं विपरीत राजयोग का, जैसे मिलना चाहिए फल या मिलेगा या नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है, इन्होंने लिखा है क्यों नहीं मिल रहा है। आइए मैं आपको बताता हूं, जो जिन राजयोग और दुर्योग और विपरीत राजयोग को आपने पढ़ा है वो यहां फल क्यों नहीं कर रहे हैं या करेंगे भी कि नहीं करेंगे। अब आगे इन्होंने लिखा है कि नौकरी तो कर रहा हूं लेकिन सैलरी कम है, इसलिए ऐसा लगता है कि शादी करके समस्या निर्माण होने से शादी ही ना करूं। जिस फील्ड में नौकरी मिलनी चाहिए वहां नहीं मिल रही है। मेरी तीसरी नौकरी है, नौकरी में मन नहीं लगता, कुछ ध्यान में रखने में परेशानी होती है, नया कुछ भी सीखने में मन नहीं लगता। परिस्थितियां तो विपरीत है लेकिन राजयोग क्यों नहीं बन रहा। आप इनके प्रश्नों को मैं इसलिए इस तरह से पढ़ रहा हूं क्योंकि इनके प्रश्न से ज्यादा इस कुंडली को समझना जरूरी है। ये जाहिर सी बात अपने जीवन में जूझ रहे होंगे। देखिए, इस कुंडली के विश्लेषण में मैं पहले ही लाइन में जानता हूं कि ये जातक जूझ रहा होगा जीवन काल में, तो इनके प्रश्नों में सिर्फ वही बातें होंगी, वो कहानी दर कहानी एक ही बात कहेंगे, मैं जूझ रहा हूं। आगे इन्होंने लिखा है बिजनेस करने का मन करता है, घर की आर्थिक स्थिति ठीक है, पिता रिटायर्ड शिक्षक हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने का विचार है, लेकिन माता पिता असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि रास्ते पर वाहन चलाना पड़ता है। माता पिता सोचने पर टाइम गंवा रहे हैं। मेरे लिए कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा, धनागमन के लिए क्या करना होगा। बाकी अंतिम इनका प्रश्न वैवाहिक जीवन से, जिसको हम सबसे आंखें मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो ये वृषभ लग्न की कुंडली अच्छी कुंडली मानी जाती है। कैसे होता है वृषभ लग्न के जातक, तो वृषभ लग्न के जातक बैल की तरह मेहनती, पुरुषार्थी। इनको अपने जीवन काल में एक मूल मंत्र याद रखना होता है कि देखिए, उद्देश्य विहीन कोई आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये भी उद्देश्य विहीन तो नहीं बढ़ सकते। उद्देश्य हो, पर मूल सिद्धांत ये ध्यान रखिए कि फल की चिंता करके, फल का चिंतन आप उद्देश्य को के रूप में फल को अपने दिमाग में रख लीजिए, परंतु अनवरत आपको काम करना होगा, अनवरत। याद रखिएगा, आपकी जन्म कुंडली में ये जो 5 ग्रह कुंडली के षष्ठ में बैठे हैं, ये जीवन काल में रुकावट, बाधा, परेशानी सदैव लाते रहेंगे। बचाव सिर्फ एक है, जोखिम, संघर्ष, अनवरत संघर्ष। प्रिय दर्शकों, यहां पर एक और बात मैं तत्क्षण आपको नोट करा देता हूं। इनको वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है, और देवगुरु बृहस्पति की दशा इनको 2015 से चल रही है 2031 तक। आपको ये बात भी समझना होगा कि देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के लिए अकारक ग्रह बनते हैं। अब चूंकि वो खुद मृत अवस्था में है, वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं और षडबल में सबसे कमजोर है। नौमांस देखने से पता चलता है कि नौमांस में वो जाकर के जन्म कुंडली के धन भाव में बैठे हुए हैं। धन भाव में उनका बैठना तो ठीक है। अच्छा, एक अच्छी बात क्या है इनकी कुंडली में, इनका लग्न वर्ग उत्तमी है। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली, नौमांस भी इनका वृषभ लग्न का ही बन रहा है, तो लग्न वर्ग उत्तमी। अब यहां गौर करिए, तो इनकी कुंडली में हम अगर इस पूरी कुंडली में अगर कोई निर्णायक, सीधे मुझे नहीं लगता है कि इस पूरी कुंडली में हमें निर्णायक मोड़ पर आ जाना चाहिए, तो क्या निर्णय लेना होगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए, ये कुंडली तम प्रधान है। याद रखिएगा, सत और रज प्रधान नहीं, तम प्रधान। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे पहले ही इस बात की पुष्टि कर दी कि शनिदेव इस कुंडली में सर्वे सर्वाग्रह हैं। इसका मतलब ये कुंडली तम प्रधान कुंडली मानी जाएगी। राक्षस गण का जातक, अब इनकी जिंदगी का एकमात्र मार्ग, वैसे तो शनि की दशा इनके जीवन काल में गुरु जब समाप्त होंगे 2031, एक सीधा अगर मुझे तर्क देना होगा कि मैं इस कुंडली के लिए क्या, अच्छा नौमांस में बता दूं कि गुरु जो है, शनि जो है स्वगृही है। अगर मुझे सीधा और सामान्य शब्दों में तर्क देना हो तो मैं तो एकदम सीधे से उसी लाइन पर पहुंच जाऊं कि जैसे ही शनिदेव की दशा आपको आएगी तभी आपका जीवन बदलेगा। लेकिन इस कुंडली को फिर से मैं वही कहूंगा, समझने वाली कुंडली है। निर्णायक पॉइंट हमारे क्या है उसे समझिए। ये तम प्रधान कुंडली है, जातक राक्षस गण का है, और कुंडली के षष्ठ भाव में ज्यादातर ग्रहों का, यानी इस कुंडली का स्ट्रेंथ जो है वो तृतीय और षष्ठ में है। इस कुंडली की मजबूती तीसरे और छठवें में है। फिर आपके मन में प्रश्न उठेगा, फिर शनिदेव का क्या? शनिदेव की चर्चा अभी मैं थोड़ा देर रुक करके करता हूं। तो इस पूरी कुंडली का स्ट्रेंथ जो है ये इन्हीं 2 भावों में है, पराक्रम, जोखिम, प्रतियोगिता। हर दिन जातक का उसके लिए किसी न किसी तरह से प्रतियोगिता का ही दिन होगा। जातक को हर दिन परीक्षा देनी है, हर दिन परीक्षा देनी है। परीक्षा देने के लिए इसको तैयार रहना होगा। प्रिय दर्शकों, अभी बीते दिन एक सूत्र मैंने बताया था कि वो सभी जातक जिनकी कुंडली में शनि अति बली हो, परिवर्तन यदि जीवन में कोई बड़ा कराता है तो वो ग्रह शनि ही है। और मैंने एक और लाइन कहा था कि यदि चमत्कार कराता है कोई ग्रह तो वो शनि ही है। तम प्रधान कुंडलियों में शनि यदि बली स्थिति में हो, पाप ग्रह बली स्थिति में हो, तभी तम प्रधान कुंडली बनेगी। ऐसी कुंडलियों में सात्विक कुंडली की अपेक्षा चमत्कार की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। यानी इस जातक के जीवन में भी चमत्कार की स्थिति है। परंतु याद रखिए कि इस पूरी कुंडली पर प्रभाव, प्रभुत्व जो है, एक तरफा प्रभुत्व शनि का है। फलतः इस जातक को जीवन काल में पूरी लाइफ
उदासीनता से मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि शनि का ये स्वभाव है। दूसरा पॉइंट, मंद। इस मंद गति वाले पॉइंट से ये जातक आजीवन मुक्त नहीं हो सकेगा। होगा वही जो ये चाहेंगे, बस तब नहीं जब ये चाहेंगे। ये बात आजीवन इनको ध्यान रखना होगा। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि शनि की चर्चा बाद में, इस कुंडली का स्ट्रेंथ मैंने बता दिया कि टोटली पुरुषार्थ पर टिका हुआ है और जोखिम पर टिका हुआ है। जातक की प्रतियोगिता पर, जातक की महत्वाकांक्षा पर यह कुंडली चल रही है। अब जातक की जितनी महत्वाकांक्षा अधिक होगी, क्योंकि गौर करिएगा, मन में चाहत उत्पन्न हो, सूर्य वो आत्मविश्वास दे, और गौर करिए तो मंगल का अगर हम नीच भंग तो ऐसे ही मान लेते हैं क्योंकि नौमांस में उच्च के हैं, तो इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि जातक को अगर जीवन में कुछ पाना है, चाहे वो भौतिक सुख हो या किसी भी तरह का, आध्यात्मिक सुख इस कुंडली के लिए सबसे आसान होगा। लेकिन ये वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न की कुंडली होने के चलते इससे पूर्णतः हम आध्यात्मिक कुंडली नहीं कह सकेंगे। इस कुंडली में भोग की चाहत बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि चर राशि 12वें भाव में है। जातक किसी भी तरह का बोझ उठाने वाला, में बोझ उठाने का मतलब एक मोह भी है, चाहत भी है। मैंने बताया था कि व्यय करने में सबसे आगे है। कारण है कि ये अपनों का ध्यान रखना, समाज में स्टेटस भी बनाए रखना है, तो खर्च बहुत ज्यादा करेगा। तो कहीं ना कहीं इस जातक के जीवन काल में सबको लेकर के चलने की चाह, और फलतः एक ऐसी स्थिति भी कि जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो दूसरों से उम्मीद करते हैं। आध्यात्म का सबसे पहला सूत्र कि दूसरों से कोई उम्मीद मत करो, और ये जातक करेगा। ये जातक करेगा। फलतः अभी चक्कर काटना है गोल गोल। तो इस कुंडली को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो बहुत आसान है ये कुंडली। फिर तो कहना ही नहीं, जातक आध्यात्मिक हो, न विवाह करें न कुछ, जिंदगी बहुत अच्छी है, जबरदस्त। केतु 12वें में मोक्ष का कारक बनकर के बैठा है। भले वो नौमांस जन्मांक में मंगल नीच के, लेकिन नौमांस में उच्च के होने के चलते मोक्ष की स्थिति जबरदस्त। लेकिन इस बात को हटा दीजिए, क्योंकि न तो इन्होंने पूछा है, न इनको ऐसा जानना है। ये राक्षस गण के, इनकी भोग वृत्ति प्रधान, तम प्रधान कुंडली है, भोग की चाह है। उस अवस्था के लिए दो बातें आप अभी से, आज से लग जाइए। गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है। देखिए, एक बात जान लीजिए, चाहे वो शनि की दशा हो, चाहे वो बुध की दशा हो, चाहे वो केतु शुक्र की दशा हो, ये बात कभी मत भूलिएगा कि इस कुंडली के लिए वो दिन कभी नहीं आएगा जहां चीजें बिल्कुल स्मूथ होती चली जाएंगी। वो दिन कभी नहीं आने वाला। हर दिन आपके लिए एक नया संघर्ष, उत्साह के साथ, ऐसा भी नहीं आप कह सकते हैं कि संघर्ष, उत्साह के साथ संघर्ष करना होगा, तभी आपकी कुंडली आपको अपना फल दे सकेगी। याद रखिएगा, षडबल में दो ग्रह बली हैं, एक शनि एक मंगल। शनि उदासीनता दे देते हैं, लेकिन यदि कर्म करे व्यक्ति तो उसके कर्म के अनुरूप शनि न्यायोचित, उचित न्याय करते हैं, वो करेंगे। और मंगल वो ग्रह है जो आपके अंदर चाह उत्पन्न करेगा। तो यदि चाह है तो याद रखिए कि आपका स्ट्रेंथ संघर्ष में है। एक और बात, चूंकि सूर्य कमजोर पड़ रहे हैं, चंद्रमा भी कमजोर पड़ रहे हैं, फलतः आत्मविश्वास में कमी हमेशा रहेगी। लेकिन एक अच्छी बात है, और वो बात यह है कि आप पहले काम कर डालिए। जैसा आपने पूछा है ना कि मैं ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहता हूं, विश्वास मानिए कि मैं आपको एक ही लाइन कहूंगा, आप कर डालिए। निसंदेह परेशानियां बहुत आएंगी। संभव है कि एक बार कोई स्थिति तो ऐसी आ जाए कि आप असफल ही अपने आप को महसूस करेंगे। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, अगर इस कुंडली को एक बार आप जीना चाहते हैं, ये कुंडली समझने का विषय है। ये कुंडली आम इस तरह की कुंडली नहीं है कि ग्रह स्थितियां सब बहुत अच्छी हैं, आप नौकरी करिए, आजीवन जीवन बड़ा अच्छे से जी लीजिए। आपके लिए आपका हर दिन परीक्षा का दिन है, और ये भूलिएगा मत। अगर मेरा ये सिद्धांत आपने याद रख लिया तो आपकी लाइफ परेशानियों भरी तो रहेगी, परंतु सुख की कमी नहीं होगी। जो भौतिक सुख आपको चाहिए वो मिलेगा। परेशानियों भरी लाइफ तो भाई आपने लिखवा करके लाया हुआ है, वो पीछा नहीं छोड़ने वाला। परेशानियों भरी लाइफ नहीं मिलेगी अगर आप सब कुछ छोड़ करके अध्यात्म को आज अपना लें। आपने अंतिम में लिखा है, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, जीवन साथी कैसी होगी, निर्णय लेने में कठिनाई होती है और आत्मविश्वास की कमी भी है, कौन सा रत्न धारण करूं। मैंने गुरु मंत्र ले रखा है। बहुत अच्छा आपने किया है, गुरु मंत्र ले रखा है। गुरु मंत्र का नियमित जप करिए। देखिए, मान लिया जाए कि मैं इस कुंडली को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं देख रहा, मैं यही कह रहा हूं कि आप भौतिक जीवन में हैं, तो भौतिक जीवन में जी रहे गृहस्थ आश्रमियों को भी तो साधना करना है। आप साधना करिए। आपकी कुंडली को रत्न नहीं, साधना मजबूती प्रदान करेगी। और रत्न धारण करना चाहते हैं तो आप बड़े प्रेम से मेरी तरफ से नीलम धारण करिए। नीलम धारण करिए। याद रखिएगा, शनि सतभिखा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में होने के कारण और ज्यादा पापाक्रांत हो चुके हैं।
पाप आक्रांत होने के चलते ये संघर्ष और परेशानी को जीवन में आपके खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को बढ़ाते रहेंगे। बेहतर करने के बावजूद क्रेडिट नहीं मिलना। विश्वास मानिए, मैं डरा नहीं रहा, आपकी कुंडली को समझा करके और आपके आत्मविश्वास को जगा रहा हूं। जब आपको पता चल गया कि आपको शुगर हो चुकी है तो चीनी के लिए क्यों मरना? नहीं पता, खाते रहे, अब पता हो गया कि शुगर हो चुकी है, अब क्यों चीनी की ओर बहुत ज्यादा लालसा भरी नजरों से देखना? मत देखिए। नहीं देखेंगे तो खुश रहेंगे और चीनी की ओर देखते रहेंगे, औरों को ये खाते देखेंगे वो मीठा खा रहा है तो विश्वास मानिए पूरी जिंदगी रोते निकल जाएगी। और अगर आपने वो लालसा त्याग दिया और इस पूरी कुंडली के महत्व को समझ लिए तो ये मेरा दावा है कि आपको विपरीत राजयोग की आवश्यकता नहीं है। तब फिर आपकी कुंडली में चमत्कार के इतने सारे योग अकेले शनि पैदा कर देंगे। 11 अंश 55 कला के साथ शतभिखा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में चमत्कार की इनके अंदर जो क्षमता उपस्थित है। राहु जाकर के षष्ठ में बैठा हुआ है, विशाखा नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में 21 अंश के साथ बैठा हुआ है। ऑलरेडी राहु खेल करने के लिए तैयार बैठा है और शनि के साथ नवम पंचम योग। आपको तो बस कदम उठाना है, जोखिम लेना है। रही बात विवाह की, सप्तम पति जाकर के देखिए आपकी कुंडली में नीच के हैं, नौमांश में उच्च के हो गए हैं। मैं विवाह करने की मनाही नहीं करूंगा। दाम्पत्य जीवन ठीक ठीक निकल जाएगा, बहुत सुखद नहीं, क्योंकि सप्तम पर शनि की दृष्टि है। पहले तो विवाह विलंबित होगा और होने के बाद भी दाम्पत्य जीवन में कमोबेश मतभेद। परंतु नौमांश में शुक्र उच्च के हैं, हालांकि वहां भी वो शुक्र शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उठापटक, थोड़ी परेशानी रहेगी। पर याद रखिए, इस कुंडली की यही परेशानी इस कुंडली की मजबूती है, यही इस कुंडली की खूबसूरती है। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली के लिए जैसे ही मैंने इस कुंडली को अपने हाथ में लिया, मैं तभी जान गया था कि इस कुंडली में मुझे सिर्फ एक पॉइंट सिद्ध करना है और मैं उन एक नहीं 3 पॉइंट, और उन्हीं 3 पॉइंटों पर इस पूरी कुंडली को लेकर चलूंगा। मैंने वो सिद्ध कर दिया। आप भी देखिए, अगर आपके पास भी ऐसी ही कुंडली है तो याद रखिएगा, आप ही की कुंडली में चमत्कार होने वाले हैं। यही वो कुंडली है जिसमें सबसे ज्यादा चमत्कार होंगे, पर वो ऐसे नहीं हो सकता। उसके लिए तो आपको गांठ बांध लेनी है कि आपका हर दिन एक निर्णायक दिन है। औरों की जब नींद टूटती है तो संभव है उनके सामने सुंदर उनका बेड और बेड से उठते ही सामने जमीन पर मखमल बिछा हुआ हो, आपके लिए कदम जमीन पर रखते ही नहीं है तो बना लीजिए। ऐसे कंकड़ और कांटे पड़े होने चाहिए जिस पर पैर रखने की इच्छा किसी को की ना हो, और आप वहां बड़े मजे से रखिए पैर और देखिए जिंदगी। याद रखिए कि गृहस्थाश्रमी बनकर रहते हुए यदि आप सन्यासी बन जाएं, या यूं कहिए कि सन्यासी बनकर के यदि आप गृहस्थाश्रमी रहें, आपकी जिंदगी में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। शनि यही चाहते हैं। इस पूरी कुंडली में एक ही चाहत है। वृषभ के अंदर भोग की लालसा बहुत होती है, आप उस लालसा को त्याग दीजिए और कर्म को कुछ इस कदर करिए कि आपको कर्म की ही लालसा है। आपने मुझसे जो पूछा है, ट्रांसपोर्ट में अभी हामी भरता हूं, आप शुरू करिए। याद रखिएगा, अब वो आखिरी लाइन कि आपकी कुंडली में जब शनि की दशा शुरू होगी, वहां से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, सब कुछ बदलेगा। तुला राशि के लिए अभी राशि से शनि पंचम चल रहे हैं। यह भी ध्यान रखिए कि अभी भी जो समय चल रहा है बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, पर अच्छी बात यह है कि शनि और चंद्रमा का जब नवम पंचम योग हो तो 7.5 ढैया इत्यादि जो भी परिस्थितियां होती बहुत कष्टदायी नहीं होती। पर फिर भी जबकि मैं जान रहा हूं कि समय खराब है, तब भी मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप करना चाहते हैं, रिस्क लीजिए, जितना ले सकते हो, जिंदगी बदल जाएगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस जन्म कुंडली के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य ही कहिए, इनके अच्छे के लिए कहिए और मुझे इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।